नमस्कार, मैं चैनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में तुलनात्मक शासन व राजनीति के अंतर्गत ही ब्रिटिश लॉर्ड सभा के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके दो सदन हैं, एक है कॉमन सभा और दूसरा है लॉर्ड सभा। तो क्या है ब्रिटिश लॉर्ड सभा का संगठन, कैसे उनकी स्थापना होती है और लॉर्ड सभा के क्या उसकी शक्तियां हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार भारत की संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह ब्रिटेन में भी दो सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो आज हम लॉर्ड सभा के बारे में चर्चा करेंगे, उसके संगठन और उसकी शक्तियों के बारे में। तो ब्रिटिश लॉर्ड सभा, सर्वप्रथम देखते हैं कि किस प्रकार इसकी स्थापना होती है। 1295 की आदर्श संसद के सदस्य 3 वर्गों में विभाजित हो गए। जो संसद की स्थापना की बात करें हम, तो दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन की संसद की स्थापना मानी जाती है और वहीं से पूरी दुनिया भर में संसद की शुरुआत होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद अगर द्विसदनीय न होती तो शायद दुनिया में जो संसद है हमें वो द्विसदनीय नहीं दिखाई देती। तो इतना ज़्यादा ब्रिटेन का सभी दुनिया के देशों पर इतना ज़्यादा असर है। तो 1295 की जो आदर्श संसद के सदस्य हैं वो 3 वर्गों में विभाजित हो गए। प्रथम कुलीन वर्ग, द्वितीय धर्माधिकारी और तृतीय साधारण सदस्य। तो एक में कुलीन वर्ग, दूसरे में धर्म से जुड़े हुए लोग और तृतीय में साधारण सदस्य। धीरे धीरे व्यवहारिक हितों के कारण अब इनके हित आपस में जब टकराने लगे तो ये पुनः विभक्त होकर 2 वर्गों में बंट गए। तो जो 3 थे वर्ग शुरू में वो 2 बन गए। प्रथम में जो कुलीन वर्ग है वो और धर्म से जुड़े हुए लोग जो है पदाधिकारी, पादरी वगैरह, वो इसमें आगे कुलीन व धर्माधिकारी। और दूसरे वर्ग में प्रादेशिक प्रतिनिधि, नगर प्रतिनिधि आदि जो साधारण सदस्य थे वो दूसरे में। तो 2 सदन इसी तरह बनते गए। इस प्रकार ब्रिटिश संसद के 2 सदन बन गए। प्रथम सदन जो पूर्णतया प्रतिनिधिक नहीं था, लॉर्ड सभा कहलाया। तो इसमें जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था, ये परंपरागत तौर पे ही सामने आया है। इसे ब्रिटेन की रूढ़िवादी संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। तो जो 2 सदन बने, प्रथम सदन जो पूर्णतया प्रतिनिधिक नहीं था वो लॉर्ड सभा कहलाया। तो ये विकसित संविधान की श्रेणी में आता है ब्रिटेन का संविधान। और उसी प्रकार से संसद भी वैसे इत्तेफाक से वहाँ पे बनती गई। और उसी में से जो दूसरा सदन है वो कह सकते हैं कि विकसित ही दशा के अंतर्गत सामने आता है। कोई प्लान उन्होंने नहीं किया था इस बारे में, वो स्वतः ही बनते गए। जिस प्रकार 3 वर्ग बने और फिर उसमें से 2 वर्ग, तो दोनों को बैठने के लिए जो अलग अलग सदन दिए गए तो वो लॉर्ड सभा और कॉमन सभा सामने आई। बात करें संगठन की, तो किस प्रकार का लॉर्ड सभा का संगठन है उसके बारे में है। लॉर्ड सभा का संगठन, लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या जो है वो सुनिश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कितने मेंबर होने चाहिए। जैसे भारत में देखें तो उनकी सदस्य जो है वो संख्या सुनिश्चित है। अमेरिका में देखें तो वहाँ पे भी सुनिश्चित है। दोनों ही सदनों की देखें हम, लोकसभा और राज्यसभा की। परंतु लॉर्ड सभा जो है ब्रिटेन का, उसकी सदस्य संख्या सुनिश्चित नहीं, चूँकि यह एक वंशानुगत सदन है। अतः इसके सदस्यों की संख्या जन्म व मृत्यु से घटती और बढ़ती रहती है। और वर्तमान में लगभग वहाँ पे इस सदन के अंदर 1150 सदस्य उसमें है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को 3 वर्गों में विभाजित, बड़े तौर पे देखें हम, मोटे तौर पे तो 3 वर्गों में इनको हम बांट सकते हैं। सबसे पहले देखें आध्यात्मिक लॉर्ड। इस श्रेणी में 26 सदस्य होते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड बड़े गिरजाघरों के पादरी और बिशप होते हैं जो धर्मगुरु हैं। ये सभा की कार्यवाही में प्राय कम ही भाग लेते हैं। तो उनको एक नाम मात्र के लिए उनका नॉमिनी वो हो जाते हैं, लेकिन वो कार्यवाही के अंदर भाग कभी भी नहीं लेते। दूसरा है वंशानुगत या पैतृक पीयर। दिसंबर 1999 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशानुगत पीयरों की 3 श्रेणियां बनाई गई है। पहला
दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य। दूसरे, ऐसे पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन जो है वो निर्वाचित करता है। और तृतीय में आते हैं वर्तमान में राजघराने के सदस्य के रूप में 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 16 पदाधिकारी सदस्य है। तो ये 3 जो है वंशानुगत या पैतृक पीयर की श्रेणियां हैं। तीसरा है आजीवन पीयर। इस श्रेणी के पीयर सन 1958 के आजीवन पीयरेज अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये सदस्य ख्याति प्राप्त और अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों को आजीवन सदस्य बनाया जाता है और इसमें स्त्रियां भी सदस्य बन सकती। तो आजीवन पीयर्स, न्यायकर्ता या विधिवेता, स्कॉटलैंड के आनुवंशिक पीयर्स, आयरलैंड के आनुवंशिक पीयर्स, धार्मिक पीयर्स, आनुवंशिक पीयर्स और राजवंश के सदस्य। तो इस प्रकार ये अलग अलग जो है उसकी संरचना है, इसका जो संगठन है कि किन व्यक्तियों से मिलकर के ये बना है लोक सभा। बात करें लोक सभा के स्पीकर की, तो जिस प्रकार किसी भी सदन के अंदर उसके स्पीकर का जो सभापति है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन के अंदर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। तो कौन होता है लोक सभा का स्पीकर और क्या होते हैं उसकी पावर, देखते हैं। वर्ष 2005 तक इंग्लैंड में यह व्यवस्था थी कि सम्राट द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लोक सभा की अध्यक्षता करता था। तो जो चांसलर होता था वही उसकी अध्यक्षता करता था। भारत में देखें हम तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति जिस प्रकार राज्यसभा का होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के अनुसार अब लॉर्ड चांसलर लोक सभा की अध्यक्षता नहीं करता, तो उसमें अब संशोधन कर दिया गया। लोक सभा की अध्यक्षता के लिए अब स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है। पहले उसको लॉर्ड चांसलर ही उसकी अध्यक्षता करता था, लेकिन अब स्पीकर पद की व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई है। कॉमन सभा के अध्यक्ष के समान ही लोक सभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं। तो उसके सदस्यों से ही उसका निर्वाचन किया जाता है। तो वो सारी शक्तियाँ जो स्पीकर की वो उसमें निहित होती हैं। बात करें लॉर्ड चांसलर की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के बाद भी लॉर्ड चांसलर का पद बना हुआ है। तो स्पीकर तो बन गया है, लेकिन ये चांसलर वाला पद भी बना हुआ है। लेकिन अब वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य मात्र है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भी वो होता था और साथ साथ में इसका भी जो है अध्यक्षता वो करता था। तो अब अध्यक्षता वाला पद तो उसका चला गया, लेकिन वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य अभी भी मौजूद है। अब वह लोक सभा की अध्यक्षता नहीं करता है। अन्य पदाधिकारियों में बात करें तो लोक सभा के कुछ अन्य पदाधिकारी होते हैं, जैसे रिकॉर्ड दिखाने के लिए क्लर्क, जेंटलमैन असर ऑफ द ब्लैक रोड, सार्जेंट एट सोर्स आदि। तो ये ऐसे अन्य पदाधिकारी सभी सचिवालय में होते हैं, भारत में भी होते हैं। तो ये इस प्रकार लोक सभा का स्पीकर और चांसलर। बात करें गणपूर्ति की, गणपूर्ति कोरम जो होता है, कितने सदस्य वहाँ पे न्यूनतम आवश्यक होते हैं प्रक्रिया चलाने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लोक सभा की गणपूर्ति कितनी है। लोक सभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय सदस्य नहीं होते हैं। लोक सभा की गणपूर्ति 3 सदस्यों से ही हो जाती है। देखो कहाँ इसमें कुल सदस्य लगभग 1150 के लगभग है और गणपूर्ति मात्र 3 सदस्यों से ही इसकी हो जाती है। तो कितनी बड़ी विसंगति इसमें रखी गई है। परंतु किसी विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 30 सदस्यों की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। तो विधेयक अगर पास कराना है तो 30 सदस्य चाहिए, वरना 3 से ही काम चल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कमी इसकी हम मान सकते हैं। सप्ताह में 3 या 4 बार 2-2 घंटे के लिए लोक सभा की बैठक होती है। तो इतना कम इसके अंदर जो है बैठक में इतने कम सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। बहुत ही कह सकते हैं कि वो क्षीण, बहुत ही न्यूनतम संख्या इसमें मानी गई है। साथ साथ में बात करें विशेषाधिकार की, तो संसद के अधिवेशन के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिस प्रकार भारत में है, और उन्हें विचार व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है। जो विधिज्ञ कुलीन है वो अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम करते हैं। वे संसदीय चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं। आयरलैंड के कुलीन जजों को छोड़कर के अन्य कुलीन जो जन है वो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। ये एक शर्त भी इन पे जो है लगाई गई है। इनके विशेषाधिकार की बात करें हम तो लोक सभा के कार्य और उनकी शक्तियाँ, तो क्या है उनके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। जिस प्रकार भारत में
जो राज्यसभा की शक्तियाँ हैं उसी प्रकार लोकसभा की क्या है शक्तियाँ, क्या है देखिए अंतर दोनों में, कॉमन सभा और लोकसभा। तो लोकसभा के कार्य तथा शक्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला देखें हम तो वह है विधायी शक्तियाँ तथा कार्य। सन 1911 से पूर्व लोकसभा को अवित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थी। किसी भी साधारण विधेयक के लिए यह आवश्यक था कि वह दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाए। तो पहले ये आवश्यक था, भारत में आज भी जैसे आवश्यक है, परंतु सन 1911 और सन 1949 के अधिनियमों ने इस स्थिति को बदल दिया है। सन 1911 के अधिनियम के अनुसार कॉमन सभा द्वारा पारित साधारण विधेयकों को राज्यसभा केवल 2 वर्ष की देरी लगा सकती थी, और अब इस अवधि को सन 1949 के अधिनियम के द्वारा यह अवधि जो है, पहले 2 वर्ष जो थी लेट करने की, अब उसको 1 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात लोकसभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक पारित माना जाएगा, तो वो उसकी सहमति फिर आवश्यक नहीं रह जाएगी। तो केवल ये लेट करने का काम कर सकती है, उसमें देर कर सकती है 1 वर्ष की, ये इसकी विधायी शक्ति है। दूसरा, परामर्श संबंधी शक्तियाँ। 18वीं शताब्दी से पूर्व लोकसभा राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी, परंतु अब राजा कैबिनेट के परामर्श के अनुसार ही काम करता है। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तथा कैबिनेट अपना त्यागपत्र दे देती है तो राजा को परामर्श की आवश्यकता होती है, और यदि ऐसी स्थिति आती है तो राजा लोकसभा से परामर्श ले सकता है। तो जो इसी के साथ साथ देखें विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो कानून बनाना है उसमें देखें हम तो साधारण विधेयक किसी भी सदन से प्रस्तावित हो सकते, लेकिन जो कॉमन सभा है वो लोकसभा की सहमति के बिना भी कानून बना सकती है, और लोकसभा केवल उसको 1 वर्ष तक रोक सकती है। तो 1 वर्ष तक रोकने का काम वो कर सकती है। तीसरा देखें वित्तीय कार्य और शक्तियाँ क्या है, वित्त जो है उससे संबंधित क्या है उसकी पावर। तो वित्तीय शक्तियों में देखें तो बहुत ही कम पावर है उनके पास में। धन विधेयक पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो जिस प्रकार भारत में भी है ये कि वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कॉमन सभा से पारित होने के पश्चात उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की शक्तियाँ नहीं के समान है। लोकसभा न तो धन विधेयक उसमें पेश किया जा सकता है और न ही उसमें संशोधन किया जा सकता। 1 माह की अवधि समाप्त हो जाने पर विधेयक कानून बन जाता है। 1 माह से अधिक देरी करने पर विधेयक को राजा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो धन विधेयक को मात्र 1 माह तक रोके रखने का ही अधिकार इनके पास में है। तो लोकसभा को धन विधेयक के संदर्भ में नाम मात्र के अधिकार दिए गए हैं। बात करें कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। लोकसभा मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती, जिस प्रकार भारत की राज्यसभा है उसी प्रकार, और मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा ही अपदस्थ कर सकती है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, परंतु लोकसभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। वाद विवाद के द्वारा भी मंत्रिमंडल को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो ये है उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। 5वां देखें तो न्यायिक कार्य और शक्तियाँ। न्यायिक क्षेत्र में इसकी जो है लोकसभा बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियाँ इसको दी गई हैं। ये शक्तियाँ जो है कॉमन सभा के पास में भी नहीं है। लोकसभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के सर्वोच्च न्यायाधिकरणों के व्यवहार तथा दंड संबंधी मामलों की अपीलें इसी के अंदर सुनी जाती हैं। लेकिन ये कार्य समस्त लॉर्ड नहीं करते हैं, ये केवल 9 जो न्यायिक लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। जब लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करती है तो इसका अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड चांसलर हो जाता है। तो ये अंतर यहाँ पे आ जाता है। तो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है और प्रारंभिक न्यायालय भी है। तो सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधी अभियोग भी ये सुनेंगे, और आयरलैंड और स्कॉटलैंड के पीरों से संबंधित चुनाव संबंधित जो विवाद है, या आयरलैंड के जो व्यक्ति है उनके तलाक संबंधी अभियोग है, उनकी भी सुनवाई यहाँ पे की जाती है। तो न्यायिक शक्तियाँ इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये थी लोकसभा, क्या है उसका संगठन और क्या है उसकी शक्तियाँ। धन्यवाद।